साथियों, जैसा कि बिल्डर लोग गरीबों को लूटते हैं, एक प्लान के तहत सस्ता मकान देना या पैसा ले लेना, बिल्डिंग बना के, फ्लैट बना के नहीं देना। तो इन सब को देखते हुए कि गरीब लोग या कोई भी व्यक्ति वो इंसाफ ले सके, उसको इस तरीके से जो इस तरीके से फँसाया जाता है, उससे बच सके वो, इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, जिसे महारेरा कहा जाता है। और मैं यहाँ पर अभी वांगनी के बायरों के लिए, होम बायर्स के लिए कि ये महारेरा बनने वाला था, इसकी पूरी खबर एल&टी ग्रुप के सभी लोगों को थी और उसने महारेरा बनने से पहले ही वो साजिश कर डाली, क्योंकि उसको मालूम था कि ये महारेरा का इस्तेमाल करके मैं बहुत आसानी से गरीबों को लूट सकता हूं, बहुत आसानी से। एक शूटर है, वो शूट करेगा, वो अपराधी कहलाएगा, उसको हम चिन्हित कर सकते हैं कि इसने मारा है, इसने हत्या की है। लेकिन ये एल&टी ग्रुप जो है, जिसने ये जो हत्या की है, आप लोगों की सबको फंसाया है, यहाँ पर ये लोग असल में सफेदपोश हत्यारे बने हैं, जो 2016 में ही ये लोगों ने अपनी प्लानिंग कर डाली कि किस तरीके से महारेरा बनते ही हम इन बायरों को लूटने का काम शुरू कर देंगे, जिसका परिणाम आज आपके सामने ये भी है कि कोई भी एल&टी के खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं हो रहा है। कोई समझ ही नहीं पा रहा, इतने अच्छे प्रूफ, इतने अच्छे सबूत है, उसके बावजूद एल&टी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। और इन लोगों ने महारेरा बनाते समय वो पूरे हथियार बना के रखे, जिससे बिल्डर लोग बच सके, बिल्डरों का कोई बाल भी बांका ना कर सके। फिर पूरा इंतजाम इन लोगों ने किया, यानी जो महारेरा बना वो केवल और केवल लूटने के लिए और इन अमीर बिल्डरों को, फ्रॉड बिल्डरों को, जालसाजों को बचाने के लिए बना। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण, इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स का हनन करते हुए, मानव अधिकारों का हनन करते हुए, उन लोगों के लिए, मतलब बना किसके लिए, गरीबों के लिए, अनपढ़ों के लिए, और उन लोगों के लिए जो खुद अपना केस लड़ सके, खुद शिकायत कर सके जाकर, और तुरंत उनके फैसले हो सके, उसके लिए बना। लेकिन वहां पर ये गरीब घुस ना सके, ये अनपढ़ घुस ना सके, इसलिए सबसे पहला ब्लॉक पॉइंट डाल दिया, क्या, कि आपको ऑनलाइन कंप्लेंट करनी होगी और 5,000 की फीस जमा करनी होगी। अब सोचिए, 5,000 की फीस जमा करने वाला व्यक्ति वो कभी खुद खड़ा होकर के अपनी बात नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि वो 5,000 दे रहा है, तो वो ये चाहेगा कि उसकी बात, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी बात को सही ढंग से कोई वकील ही रखे। तो वकील को दो 40-50,000, मतलब जाओ ही मत, लुट गए ना, लुट जान दो, अब आगे मत बढ़ो। ये यहाँ पर प्लान इन लोगों के द्वारा, इन इन फ्रॉड जालसाज बिल्डरों द्वारा किया गया और महारेरा को एक उसमें बना के रख दिया, फंसा के रख दिया कि किस तरह लूटा जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की तरफ से कि ये पूरा इलीगल है, मानव अधिकारों का हनन है, इसके लिए हमारी तरफ से, संगठन की तरफ से, अंडर सेक्शन रेरा के अंडर सेक्शन 31 के तहत कंप्लेंट दी गई इसको, रेरा को। और जैसा कि इसमें पूरा बाकायदा एक-एक सबूत, एक-एक चीज दी गई है, तो किस तरीके से एल&टी इसमें अपने प्रमोटर इन कंट्रोलर है, ये सब कुछ यहां पर दिया गया, ये सब कुछ यहां पर दिया गया। और ये भी बताया गया कि किस तरीके से, जिस तरीके से एल&टी ने सुपारी ली थी और उसने ये सुपारी आरसिल को दे दी, और आरसिल में भी कौन बैठा है, इन्हीं का व्यक्ति, एल&टी ग्रुप, सुब्रमण्यम स्वामी। ये खेल
ये लोग सफेद पोश हत्यारे, मतलब एल&टी ने हत्या की, तो अब वो आगे धकेल दिया। आरसीएल के पास आप जाओगे, जो हत्या हुई है उसका ये मांगने के लिए, उसका नुकसान हर्जाना मांगने के लिए, तो आरसीएल कहां भेजेगा? एल&टी ने किया, हम थोड़ी ना इसमें जिम्मेदार है। आरसीएल क्या करेगा? ये सबका एक अलग मैटर है। इस चीज को समझाने के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मुझे अलग से बैठना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ इतना समय समझा सकता हूं कि आरसीएल आज की तारीख में 1200 करोड़ रुपए इस बिल्डर से, यानी होम बायर से, इस पूरे प्रोजेक्ट से लेने के लिए तैयार बैठा है। और उसकी रिपोर्ट देख लो, उसकी रिपोर्ट में जो अनसोल्ड है फ्लैट, वही फ्लैट वो बेच करके ले सकता है, क्योंकि सब आपका है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें फ्लैट जो बनता है, वो फ्लैट का पूरा जो 100% होता है ओसी के साथ, उसमें एक एक जमीन का एक एक पुर्जा, एक एक इंच जो है वो आप सबका होता है, जो होम बायर्स खरीद, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। तो यहां पर इस वक्त आरसीएल को ला करके, आरसीएल अगर 1200 करोड़ निकालेगा, तो अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 400 या 500 करोड़ संपत्ति बेच कर निकलेगा। तो 700 करोड़ कौन देगा आरसीएल को? और जब आरसीएल के पास पैसा नहीं आएगा, तो बचा हुआ प्रोजेक्ट करेगा कौन? उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कौन करेगा? होम बायर्स को बहकाने वाले लोग खड़े हैं, वो ये कैलकुलेशन नहीं समझा रहे इन लोगों को, और होम बायर्स बेवकूफों के समान उस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर वो समझे तो बाकायदा इन लोगों के खिलाफ लड़ाई तेजी से हो सके। तो यही सब देखकर हम लोगों ने रेरा एक्ट 31 में एप्लीकेशन दी, और उसमें अपने लेलेंटी के खिलाफ एक्शन लेने को कहा गया, जिसके मामले में, जिस पर जवाब दिया गया रेरा की तरफ से, वो जवाब देखिए। उस जवाब में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि एल&टी निर्दोष है। यहां देखिए, हमने इन्होंने ये लिखा है कि यू हैव रिप्रेजेंटेड, मतलब एक तो एग्रीरिया डेवलपर के सब्जेक्ट लिया है, ऑफलाइन, और सम एनक्लोजर अगेंस्ट एल&टी फाइनेंस, इन सब के बारे में बोला गया, और रेगुलेशन एक्ट ये भी बोला गया। इसमें काइंडली महारेरा अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द रियल एस्टेट, ये पूरा एक्ट, और इन सब में इन्होंने जो हमने इसके अंदर लिखा था, जो एप्लीकेशन दी थी 31 के तहत, जिसमें हमने इनको सुमोटो की के लिए भी लिखा है। ये देखिए आप, यहां पर जो इनके अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि जो गलत हो रहा है उस पर सुमोटो ले, तो वो सुमोटो लेने का काम इनको था, अधिकारियों का। ये देखिए यहां पर, ये चीज मैंने मेंशन की हुई है, यहां पर मेंशन है इसके अंदर, एल&टी को ऑफेंडर घोषित किया जाए, है ना। और यहां पर एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट कानूनी रूप से क्या सिद्ध होता है, ये सारी चीजें, सरफेसी मॉर्गेज है, ये गलत काम किया इसने, आरसीएल ने आकर के बिना यानी इनको लिए। अब आगे देखिए, यहां पर ये है अपने इन परिस्थितियों में, यहाँ देखिए, अधिकारियों की भूमिका, रेरा अधिकारियों की भूमिका व उन पर कार्रवाई की मांग। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरे एक-एक पॉइंट दिए हैं। फॉर्म 5 सीए, उस रिपोर्ट को, सीए की रिपोर्ट को देखकर इनको काम करना चाहिए था। एक्सटेंशन देने से पहले समझना चाहिए था। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर परिस्थितियां क्या बदलती है वो भी सामने मेंशन किया, और यहीं पर हमने मेंशन किया है कि सेक्शन 36 के तहत रेरा को सुमोटो इंक्वायरी का अधिकार था, लेकिन इतने गंभीर फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन के बाद भी इंक्वायरी शुरू नहीं की गई। मतलब रेरा के अधिकारी, ये हमने साफ-साफ इसमें लिखा है, मतलब रेरा के अधिकारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको फंड और इतना जरूरी है, इनको आप लोगों से, या जिस उद्देश्य के लिए रेरा का रेरा अथॉरिटी बनाई गई, उस उद्देश्य से इन्हें कोई मतलब नहीं था, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। इन्हें खुद के जेब भरने से मतलब था, इन्हें खुद की बीवियों के लिए किटी पार्टी का इंतजाम करने के लिए मतलब था, इनको खुद के बच्चों को रईसी दिखाने के लिए का मतलब था, ताकि उनको रईसी, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल और ये वो सब दुनिया भर का मिल जाए।
इन रेरा के अधिकारियों को इन सब की जरूरत है। अगर वो वास्तव में ईमानदार होते तो इस लेटर के बल पर, जो लेटर एक्ट 31 के तहत दिया गया है, उसमें जो सेक्शन 36 में बताया गया है, उसको पढ़ करके उस चीज को रिप्लाई में मेंशन करते, जिसका उन्होंने यहां कहीं भी मेंशन नहीं किया। बल्कि आपको जो इन्होंने स्टॉपर लगा रखा है गरीबों के लिए, अनपढ़ के लिए, उस स्टॉपर का उपयोग किया और आपसे कहा गया कि आप इसे ऑनलाइन भरें। क्या बोला गया? ऑनलाइन भरें ये चीज। मतलब अनपढ़ लोग जो है, जो नहीं भर सकते, जो यहां पर तो जो कोर्ट बने हैं, कोर्ट में ऑनलाइन किया गया है, वो कोर्ट के सर्वर तक नहीं चलते, वो तक बेचारे ये नहीं कर पाते, वो वकील तक नहीं कर पाते हैं, तो ये अनपढ़ लोग करेंगे? है आरटीआई एक्ट बना है, किस लिए बनाया गया? कि गरीब 10 रुपए में प्राप्त कर सके, 10 रुपए में वो जानकारी प्राप्त कर सके जो वकील के द्वारा हजारों रुपए मिलने पर भी नहीं मिलती, देने पर भी नहीं मिलती। ये उसके लिए आरटीआई एक्ट बनाया था। उसी प्रकार से महारेरा का भी निर्माण किया गया था। मगर क्या क्या हुआ? ये अधिकारी इन्होंने अपनी बीबियों की किटी पार्टी के लिए ये इस्तेमाल किया, और ये देकर, रिप्लाई देकर, ये हम लोगों ने जानबूझ के इनसे डिस्पोजल करवाया, ताकि जो इन लोगों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल, संविधान के, बाबा साहब के संविधान की अपमान किया है, बाबा साहब के संविधान का अपमान किया, जिसमें साफ साफ है कि गरीबों के लिए ये संविधान है, ना कि अमीरों के लिए। और उसी के बेस पर जो भी कानून बनेंगे, जो भी अथॉरिटी बनेगी, उसी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। और इसके लिए ये एप्लीकेशन दी गई थी, और इसमें, इस चाल में ये पूरे के पूरे रेरा के अधिकारी फंस चुके हैं, और उन्होंने रिप्लाई देकर के अपने आप को बताया कि हम किसी भी गरीब के लिए नहीं है, हम किसी गरीब को इंसाफ नहीं लेने देंगे, हम एलएनटी जैसे लोगों को बचाएंगे। यहां इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि एलएनटी दोषी नहीं है, बल्कि इन्होंने एलएनटी को बचाने के लिए, और जो काम इनको करना चाहिए था, खुद सू मोटो लेना चाहिए था। अगर कोई गरीब कंपनी होती, कोई छोटी कंपनी होती, तो तुरंत उसके ऊपर ले लेते, और उससे पैसा लेकर के चुपचाप मैटर भी बंद कर देते। ये इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की हालत है, और इसी के लिए इन इन लोगों को बचाने के लिए 17A बनाया गया है, भ्रष्टाचार एक्ट, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और उसमें साफ साफ बोला गया है कि ये असंवैधानिक है, ये एक्ट इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए एक्ट बनाया गया है, और इसलिए वो असंवैधानिक है, उसको हटाया जाएगा। वैसे ही आप लोग अगर एक साथ रहेंगे, तो ये कानून जो है, ये 5,000 का और ऑनलाइन का बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ जरूरत है आप लोगों को एकजुट होने की, और इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस रिप्लाई को ध्यान में रखते हुए, इस रिप्लाई को ध्यान करते हुए कंप्लेंट बनाई है एचआरसी के लिए, ताकि मानव अधिकार आयोग सिफारिश करे, खुद आगे बढ़े इस मामले में, और महाराष्ट्र सरकार को सीधे सीधे इंगित करें कि ये जो ये लगाए हुए मापदंड ऑनलाइन का और 5,000 का, उसको बंद किया जाए, कि गरीब को इंसाफ मिल सके। और इसके लिए यह आवेदन मानवाधिकार उल्लंघन के विरुद्ध आवेदन दिया जा रहा है। किसको? नेशनल ह्यूमन राइट्स को, और मानवाधिकार आयोग को, और ये देखिए, और चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स को, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र को, इन सबको दिया जा रहा है। और देखिए, पहले तो पढ़ना है आपको कि ये क्या लिखा है, क्या है ये। यहां पर आप लोग अपना, ये देखिए, प्रेषक में आप लोग अपना नाम का जो जो भी है डिटेल वो भरिए, मोबाइल नंबर भरिए, ईमेल भरिए, और इसके लिए कि ये कानून, ये चीज, ये इस लेटर का उपयोग, इस रिप्लाई का उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, हजारों जाने दीजिए, इनको ठीक करना है हमें। गरीबों के लिए कानून है, ये देश में गरीबों के लिए कानून बना है, आपका अपना कानून है, और आपके खिलाफ ये कानून बनाया जा रहा है, बनाया है, ताकि बिल्डर आप लोगों को आराम से लूट सके, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट ना कर सके। तो आइए, इसको भरिए, ये ऊपर अपना नाम प्रेषक में लिखिए, सारी चीजें लिखिए,
सेवा में देखिए होनेबल प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स को दिया गया है मानवाधिकार उल्लंघन के विरुद्ध। इसमें देखिए हमने क्या सब्जेक्ट है, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा अपनाई गई केवल ऑनलाइन प्लस उच्च शुल्क शिकायत प्रक्रिया से गरीब, अशिक्षित एवं कमजोर वर्ग के नागरिकों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में तथा रेरा शिकायत प्रणाली को आरटीआई के समान सरल व सुलभ बनाने के हेतु निर्देश देने के लिए ये इसके लिए अब कंप्लेंट है। इसे आगे पढ़िए। हम निम्नलिखित तथ्य एवं आधार आपके समक्ष अत्यंत पीड़ा और व्यवस्था के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक उदाहरण हम दे रहे हैं यहाँ पर। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, भारत सरकार द्वारा रियल एस्टेट विनिमय एवं विकास अधिनियम 2016 रेरा का गठन इस मूल उद्देश्य से किया गया था कि बिल्डर डेवलपर द्वारा आम नागरिक विशेषकर गरीब, मध्यम वर्गीय एवं अशिक्षित घर खरीदारों के साथ होने वाली लूट, धोखाधड़ी और शोषण को रोका जा सके। रेरा की परिकल्पना सुलभ, सरल और त्वरित न्याय की थी, ना कि ऐसी व्यवस्था की जिसमें केवल डिजिटल रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से मजबूत, वकील रखने में सक्षम व्यक्ति ही न्याय प्राप्त कर सके। समझे आप? ये आप लोगों के विरुद्ध कानून बना है, इसे रोकना है, इसे खत्म करना है आप इस कानून को, और इसके लिए आप सबको एक होना है। वास्तविकता देखिए इसमें यह है कि हमारे एग्वेरिया वांगनी प्रोजेक्ट में फेज 1 से फेज 4 और वरई प्रोजेक्ट है फेज 1 से फेज 3 के 7,000 से भी अधिक खरीदार है, जिसमें कंप्लेंट करने वाले कितने हैं? केवल 50 लोग, यानी कि बाकी के 6,950 लोग जो है बचे हुए 50 काम, वो पीड़ित नहीं है। यह संदेश जा रहा है, और यही है रेरा के अधिकारी उस दिन हमसे बोल रहे थे देशमुख साहब कि खाली 51। अरे उसका कारण देखो, क्यों 50? सब लोग क्यों नहीं आए वहां पर कंप्लेंट करने? क्यों? क्योंकि आपने स्टॉपर लगा रखा है, आपने बिल्डरों को बचाने का वहां पर इंतजाम करके रखा है। इसके लिए ये पीड़ित नहीं आए 7,000, नहीं तो पूरे भी पीड़ित आते। जो 50 पीड़ित आए वो वही लोग थे जो ऑनलाइन शिकायत कर सकते थे, 5,000 का शुल्क भर सकते थे, 40-50 हजार वकील का फीस वहन कर सकते थे। शेष 6,950 से अधिक पीड़ित जो है वो गरीब है, अशिक्षित है, अल्प शिक्षित है, डिजिटल साधनों से वंचित है, वे न्याय की प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिए गए। महारेरा द्वारा किया गया मानवाधिकार उल्लंघन। महारेरा द्वारा यह कहा जाना कि ऑफलाइन शिकायत स्वीकार्य नहीं है, केवल ऑनलाइन शिकायत ही मान्य है, अपने आप में गरीब नागरिकों के न्याय तक पहुंच के अधिकार, एक्सेस टू जस्टिस, समानता के अधिकार आर्टिकल 14, सम्मानजनक जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। एक गरीब एवं अशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा करना कि वह कंप्यूटर, स्मार्टफोन रखे, इंटरनेट का उपयोग करे, डिजिटल फॉर्म भरे, भारी शुल्क अदा करे, वकील रखे, अमानवीय, अव्यवहारिक एवं संविधान विरोधी है। आरटीआई एक्ट से तुलना कीजिए, इसकी भेदभाव स्पष्ट नजर आएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम से आप देखिए मात्र 10 रुपए में एक साधन कागज पर कोई भी गरीब नागरिक सरकार से जानकारी प्राप्त कर सकता है, जबकि रेरा जो सीधे घर, आजीविका और जीवन भर की पूंजी से जुड़ा है, वहां शिकायत के लिए 5,000 रुपए शुल्क, केवल ऑनलाइन माध्यम, वकील की अनिवार्यता जैसे व्यवहारिक बाधाएं लगाई गई है। कहेंगे वकील नहीं, आप खुद करो। जो व्यक्ति 5,000 रुपए खर्च करेगा वो कहेगा कि मैं मेरा 5,000 भी डूब जाएगा, तो इससे अच्छा मैं वकील ही लगाऊं। तो वकील क्या 2,400 में काम करेगा? उसका भी 40-50 हजार जाएगा, तो कौन आएगा शिकायत करने? यह स्पष्ट वर्ग भेद है। मानवाधिकार उल्लंघन का कानूनी अधिकार जैसे सिंपल सा है, ये दोनों चीज को देखेंगे, आरटीआई एक्ट और रेरा दोनों गरीबों के लिए बनाया ना, या अमीरों के लिए? तो सूचना के अधिकार के लिए 10 रुपए और यहां 5,000, ये कैसे? सूचना का अधिकार आप साधन कागज पर कर सकते हो और यहां ऑनलाइन क्यों? सोचिए, यह है भेदभाव। कैसे लूटना है गरीबों को? मानवाधिकार उल्लंघन का कानूनी आधार क्या है? भारत का संविधान अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, दोनों को न्याय मिल सके। यह है अनुच्छेद 14 का, आर्टिकल 14 का महत्व, उसका संदेश।
अनुच्छेद 21 आपको गरिमा के साथ जीवन व न्याय तक पहुंच, मतलब आपको न्याय मिले, इसके लिए आप खड़े हो सके, तो अनुच्छेद 21 का उपयोग एक गरीब तभी कर सकता है जब उसके हिसाब से, उसके खर्च के, उसकी जितनी ताकत है, आर्थिक ताकत है, उसके हिसाब से वो अपने लिए काम कर सके, तभी उसको मिलेगा। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, आर्टिकल 7 लॉ बिफोर इक्वलिटी, कानून सबके लिए बराबर। आर्टिकल 8 राइट टू इफेक्टिव रेमेडी, सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी एक्सेबल टू द वर्ल्ड वीक सिटीजन, यानी जस्टिस तभी पावरफुल होगा, तभी डन होगा, ये तो न्याय तक न्याय नहीं है जब तक वीकेस्ट, जो पीड़ित, जो गरीब, जो सबसे कमजोर व्यक्ति, सिटीजन, नागरिक, तो उसकी पहुंच न्याय तक ना हो पाए। यह सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत है। जब कोई वैधानिक संस्था प्रक्रिया को इतना कठिन बना दे कि गरीब व्यक्ति शिकायत ही ना कर सके, तो वह संस्थागत मानवाधिकार उल्लंघन कहलाता है, इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन राइट्स वायलेशन। महारेरा के उत्तर से उत्पन्न गंभीर स्थिति, महारेरा द्वारा केवल प्रक्रिया का पालन नहीं किया कहकर शिकायतों को बंद करना, न्याय से पलायन, एविजन ऑफ जस्टिस, नियामक दायित्व से पलायन, गरीब नागरिकों के प्रति असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट है कि रेरा बिल्डर के लिए सुलभ व पीड़ित गरीब नागरिकों के लिए दुर्गम बना दिया गया है। क्या साबित हो रहा है कि रेरा जो है बिल्डरों के लिए सुलभ है, मस्त है, मजबूत है, बिल्डरों के काम का है, मगर गरीब पीड़ितों के लिए दुर्गम, उनके लिए बहुत खतरनाक, उनको न्याय मिलना ही नहीं है यहां से। अतः अभी हम सबकी आयोग से प्रार्थना है कि माननीय आयोग से प्रार्थना है कि नीति संबंधी निर्देश केंद्र सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि रेरा शिकायत प्रणाली को आरटीआई एक्ट की तरह सरल, सस्ती और ऑफलाइन सुलभ बनाया जाए। हम क्या बोल रहे हैं ह्यूमन राइट्स को कि वो केंद्र सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दे कि रेरा शिकायत प्रणाली को आरटीआई की एक्ट की तरह ही सरल, सस्ती और ऑफलाइन सुलभ बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि साधारण कागज पर ऑफलाइन शिकायत न्यूनतम नाम मात्र शुल्क पर स्वीकार्य हो। गरीब एवं अशिक्षित नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, डिजिटल अनिवार्यता को वैकल्पिक बनाया जाए, अनिवार्य नहीं। वकील रखना अनिवार्य ना हो कि गरीब सब अपनी बात रख सके, यानी अगर वहां पर वकील आता है तो वकील की पहले बात नहीं सुननी, पहले उस गरीब की बात सुननी है जो बिना वकील के वहां खड़ा हो, और उसको पूरा समय देना है, उसके पूरे पेपर देखने हैं आपको। इस प्रकार से ये एक्ट यहाँ पर बनना चाहिए, इस प्रकार का नियम होना चाहिए। महारेरा के आचरण की जांच हो, महारेरा द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर मानवाधिकार दृष्टिकोण से जांच कराई जाए, यह निर्धारित किया जाए कि क्या यह प्रक्रिया गरीबों को न्याय से वंचित करने का माध्यम बन गई है। उपयुक्त अन्य संस्थाएं आयोग द्वारा आवश्यक सिफारिशें जारी की जाए ताकि रेरा अपने मूल उद्देश्य यानी पीड़ित नागरिकों की रक्षा को पूरा कर सके। निष्कर्ष है यहाँ पर, यदि आरटीआई के माध्यम से 10 रुपए में सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, तो घर और जीवन भर की कमाई से जुड़ी शिकायत 5,000 रुपए और ऑनलाइन बाध्यताओं में बांधना मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह विषय सिर्फ कानून का नहीं बल्कि मानवीय गरिमा का प्रश्न है। धन्यवाद। एक पीड़ित खरीदार। तो जनाब, आप सब लोगों से गुजारिश है, आप सब लोगों से विनती है कि ऐसे कानून को बदलना है। आप लोगों को ऐसे नियमों को बदलने के लिए आप सबको एक होना होगा, और यह कंप्लेंट जो भी, चाहे वो बायस है या नहीं है, इस रिप्लाई को सामने रखते हुए, रिप्लाई का बेस लेते हुए कंप्लेंट करे एचएम इसमें ह्यूमन राइट्स में, ताकि ह्यूमन राइट्स इस मामले में खुद संज्ञान लेकर इस मामले को आगे बढ़ाए, खुद अपील करे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और इस कानून को बदलवाए, और सरकार से और केंद्र सरकार से इस कानून को बदलवाने की काम करे। धन्यवाद आप सब लोगों का।